डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं आपसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से अच्छा वीडियो देखने को मिले और वो अपने नॉलेज को अपडेट कर सके, केमिस्ट्री के नॉलेज को अपडेट करे, साइंस के नॉलेज को अपडेट कर सके। फ्रेंड्स, हम हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे अपने पढ़ा और आपको समझ में भी आया होगा। उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। हेलोएरिन्स के अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद में केमिकल रिएक्शन हम पढ़ चुके थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी? अल्काइल हैलाइड की, हेलो एल्केन की, जिसमें हम SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ चुके थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या था कि न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा और वो हैलोजन या हैलाइड एज ए लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे देखना हेलोएरिन्स और विनाइल हैलाइड्स जनरली मैंने क्या लिखा है, लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या है? रीजंस यहां पे हमने लिखा हुआ है, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा यहाँ पे, that is resonance effect, hybridization of carbon, polarity of CX bond, instability of phenyl cation and electrostatic repulsion। फ्रेंड्स, हम इनको एक एक वन बाय वन देखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि अपन ने क्या लिख दिया। तो इन सभी को हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हेलोएरिन्स लेस रिएक्टिव कैसे है। फ्रेंड्स, रेजोनेंस समझने के लिए आपको ध्यान रखना है किस तरह से देखना। रेजोनेंस समझने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर और रेजोनेंस समझना है। बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है? इट इज रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है यहाँ पे देखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड। ओके, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड का होता है, जिससे क्या होता है देखना आप इधर। तो ये जैसे हमारा क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के पास में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को इधर देने की। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इन दोनों के बीच में, जैसे ही क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इन दोनों के बीच में, क्लोरीन के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा और ये वाला इस डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। इस वाले डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा, क्लोरीन तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो इलेक्ट्रॉन वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट हुआ। जैसे ये कहा नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होता है। व्हाट विल हैपन, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगा, तो क्या बनेगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। और जैसा कि क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज है वो मेंटेन रहेगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज से इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेज में और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज एज सच रहेगा और नेक्स्ट यहाँ पे ये बॉन्ड एज सच रहा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये डबल बॉन्ड बन गए और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के साथ में। फ्रेंड्स, इधर जैसे देखना आगे नेक्स्ट क्या बनता है, जैसे ही बनता है इस इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव चार्ज के यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट इधर होता है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट इस पे क्लोरीन पे हो जाते हैं। तो क्लोरीन पे जैसे ही शिफ्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिमूव हो गया और पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। फ्रेंड्स, यदि ये तो हो गया, ध्यान देना इसकी स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक ही है लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई। सिमिलरली अपन इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो आप देखना यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते टाइम देखेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है। इन जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कौन सी बनी 1 2 3, क्लियर है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे क्लोरीन हुआ, फाइन। अब देखेंगे आप क्लोरीन हुआ तो इसको इस तरह से थोड़ा सा समझना, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है, क्लोरीन की बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और सिमिलरली पार्शियली पॉजिटिव डबल बॉन्ड है क्लोरीन के साथ में और पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हमारा एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, एल्काइल हैलाइड में सिंगल बॉन्ड होने से उसको आसानी से तोड़ सकते थे। एराइल हैलाइड में यहां पे क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया। पार्शियल डबल बॉन्ड किस वजह से हुआ, पार्शियल डबल बॉन्ड हो गया रेजोनेंस की वजह से, जिसमें क्या हुआ था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, बॉन्ड का मूवमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आ रही है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ रहा है। इस पार्शियल डबल बॉन्ड में तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए। हाई एनर्जी कब चाहिए, तब हमें जब रिएक्शन करवानी है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना है, और ये क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलेगा, तो हमें इस ब्रेक को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों के लेस रिएक्टिव कैसे है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया। पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड, इसीलिए हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। ओके तो फ्रेंड्स, दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन हम कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए देखना आप लोग, यहाँ पे मैं हेलो एरेन्स बना रहा हूं, सपोज क्लोरो बेंजीन की बात कर रहे हैं, इसको मैं बोल रहा हूं क्लोरो बेंजीन, ओके। और उसी तरह से अपन ने एल्काइल हैलाइड ले लिया, जिसमें इस तरह से H जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ और H जुड़ा, जिसको अपन बोल रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, ओके। नाउ यहां पे देखना आप लोग, जो कार्बन यहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, और जहां पे ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यह कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कीप इन माइंड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इसका जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड बिटवीन, कौन सा बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन C एंड Cl, क्लियर, वो स्मॉल होगा। स्मॉल होने की वजह से क्या होगा, उसको ब्रेक करना आसान नहीं होगा, हाई एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, तो लेस रिएक्टिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, sp3 कंडीशन है, sp3 कंडीशन है, तो इसका जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड बिटवीन कौन, किसकी बात कर रहा हूं, C एंड Cl की बात कर रहा हूं, वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, बड़े होने की वजह से वो होगा इजी होगा ब्रेक करना, इजी ब्रेक होगा, तो क्या होगा, हाईली रिएक्टिव होगा। फ्रेंड्स इस तरह से ये वाला क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से रोल प्ले करता है, ये हाइब्रिडाइजेशन की बात होगी। फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन बहुत सिंपल सा है, रिवाइज कर रहा हूं, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो बड़ा बॉन्ड होगा, और sp2 होगा तो बॉन्ड पास में होगा, उसके ऑर्बिटल पास में होगा तो उसको ब्रेक करना, क्योंकि बॉन्ड टूटना जरूरी है रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो हाई एनर्जी चाहिए, इसका मतलब लेस रिएक्टिव होगा। सिमिलरली यहाँ पे इसकी बात करता हूं, तो ये क्या होगा, sp3 कंडीशन है, तो बॉन्ड की, इनके बॉन्ड की डिस्टेंस जो होगी, जो बॉन्ड लेंथ है, वो क्या है, ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, उसको तोड़ना बड़ा आसान है, इसलिए हाईली रिएक्टिव होगा, और ये वाला लेस रिएक्टिव होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज पोलैरिटी।
किसकी बात कर रहे हैं अपन? पोलैरिटी। पोलैरिटी की बात करना, देखना आप लोग यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब समझना, पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड। इसको समझने के लिए देख आप समझ लेना किस तरह से, यहाँ पे यही कंडीशन है, मैं इसी को वापस कोरिलेट कर रहा हूं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे s करेक्टर कितना है? s करेक्टर है यहाँ पे 33%। 33% क्या? s करेक्टर। एस करेक्टर का मतलब यहाँ पे समझना कि एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, कितना शेयरिंग है, और यहाँ पे एस करेक्टर है 25%। क्लियर? sp2 किसमें है? एराइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, उसमें sp2 की वजह से एस करेक्टर ज्यादा है। जितना एस करेक्टर होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रो करेक्टर ज्यादा होगा, हाई होगा तो जो इस बॉन्ड की पोलैरिटी है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। किसमें? sp2 में। और बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी कम होगी वो उसको ब्रेक करना उतना ही मुश्किल होगा। इसका मतलब पोलैरिटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पोलैरिटी क्या हो गई? यहाँ पे पोलैरिटी क्या होगी? लेस हो गई। पोलैरिटी लेस हो गई तो वो रिएक्शन के लिए कैरी फॉरवर्ड कम होगा, लेस रिएक्टिव होगा। रिएक्शन कैसी होगी? लेस रिएक्टिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि उसमें पोलैरिटी नहीं है, पोलैरिटी नहीं है तो वो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इधर से इधर खींचने वाला कोई है ही नहीं, सिंपल सा है, तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक जल्दी आसानी से नहीं होगा। तो यहाँ पे sp2 वाला क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज्यादा है, तो जिस तरह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इधर s ऑर्बिटल की भी ज्यादा हो गई, sp2 ऑर्बिटल की भी ज्यादा हो गई, तो क्या होगा? वहां पे डिफरेंस दोनों में कम होगा, मतलब पोलैरिटी कम हो गई। पोलैरिटी कम होने की वजह से किसके बीच में? CH बॉन्ड के बीच में, तो क्या होगा? बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, जल्दी से टूटेगा तो रिएक्शन नहीं होगी। किसमें नहीं होगी? एराइल हैलाइड या हेलो एरिन की बात कर रहे हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन। इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटाइन को समझना, जैसा फ्रेंड्स जिस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन पुल करने से क्या बनेगा? यहाँ पे कैटाइन बनेगा। कैटाइन बनेगा तो किस तरह से समझना, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाएगा और लिविंग ग्रुप के तौर पे ये चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? और यहाँ पे नेगेटिव डबल बॉन्ड रहेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। फ्रेंड्स इसको बोलेंगे हम फिनाइल कैटाइन। ओके, फिनाइल कैटाइन। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, फिनाइल कैटाइन किस तरह से है? यहाँ पे जो कैटाइन का जो ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है, जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ऊपर और नीचे की तरफ, फिनाइल के ऊपर और नीचे की तरफ, और ये परपेंडिकुलर है किसके? इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के परपेंडिकुलर होने की वजह से यहाँ पे जो कैटाइन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है ड्यू टू व्हाट? किस लिए? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ बेंजीन। ओके, और जिसको हम कहेंगे फिनाइल। ओके, मीन्स वजह से क्या होता है? वो फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल रहता है, और फिनाइल कैटाइन अनस्टेबल रहेगा तो क्या होगा? वो रिएक्शन कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि हमारा क्या हेलो एरिन लेस रिएक्टिव है। ओके फ्रेंड्स, क्या? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को समझने के लिए बहुत इजी है, रिपल्सन को हम यहीं पे ले लेते हैं। कैसे? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लेके आएगा या नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा
फिनाइल कैटायन कैसा होगा, जिसके ऊपर, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड नीचे की तरफ होगा। सी फ्रेंड्स, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का नेचर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज रहता है इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड पे, और इस पे ही अटैक कौन करता है, हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो एक बात बताएं, सिंपल सी चीज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन करेंगे, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इस वजह से क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। कौन होगा, हेलो एरिन्स होगा। कहेंगे एरिन्स और बेंजीन हैव electronic cloud above the plane and below the plane, that electronic cloud repulse or give the repulsion to the upcoming or attacking nucleophile. That's why हेलो एरिन्स आर लेस रिएक्टिव। फ्रेंड्स, हमने अभी यहां तक क्या क्या पढ़ा, हमने 5 पॉइंट्स पढ़े, जिसमें रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्या होता है, वहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वहां एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, इसलिए रिएक्टिव कम होता है। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमें यहाँ पे अगेन लेस रिएक्टिव होता है। पोलैरिटी की वजह से क्या होता है, वहां पे क्या होता है, एस करैक्टर ज्यादा आ जाता है, ज्यादा आने से क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, पोलैरिटी कम हो जाती है, तो बॉन्ड में को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। सिमिलरली इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन में हमने देखा कि यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के से, इसलिए वो अनस्टेबल रहता है कंपैरेटिवली। लास्ट में हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता, किस पे नहीं कर पाता, एरिन पे नहीं कर पाता। इस तरह से फ्रेंड्स, हेलो एरिन्स या एराइल हैलाइड्स लेस रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू एल्काइल हैलाइड। ओके, नाउ फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात कही थी क्या, कि हेलो एरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत कम देगा, लेस रिएक्टिव होगा, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। कैसे देता है देखिएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। हमने एक एग्जांपल लिया ये वाला, जिसको हमने क्या बोला, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन पे वही सिंपली, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था, हमने NaOH का 6 to 8% सॉल्यूशन लिया, और 8% सॉल्यूशन में अगेन हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लेना पड़ रहा है। रिएक्शन को हमें करवाने के लिए, बॉन्ड को पार्शियली जो बॉन्ड था उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, OH का अटैक करवाने के लिए, यहाँ पे हमें हाई प्रेशर, दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों, मतलब 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेना पड़ रहा है, तब जाके इस पे अटैक करता है, और हमें यहाँ फिनॉल मिलता है। फ्रेंड्स, फिनॉल यहाँ पे NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो उसका सोडियम आयन मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, इसलिए हमें साथ में यहाँ पे और ट्रीट कराना पड़ता है HCl से, तो उसका हमें रेस्पेक्टिव क्या मिलता है, एसिड मिल जाता है, इसका मतलब फिनॉल मिल जाता है। अब हम इसके कंपैरिजन में, क्लोरोबेंजीन के कंपैरिजन में, हमने यहाँ पे पैरा पोजीशन पे पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन लिख दिया। ओके, इसका मतलब यहाँ पे देखना कि हमने इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। कीप इन माइंड, नाइट्रो ग्रुप का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, तो ये यहाँ डबल बॉन्ड जो बन रहा था उस बॉन्ड को ये अफेक्ट करेगा, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे 15% लेना पड़ रहा है, लेकिन हमें प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ रही, और 443 केल्विन टेम्परेचर पे ही रिएक्शन कर रहा है। तो इससे पहले वाली कंडीशन से माइल्डर कंडीशन होगी, वीक कंडीशन होगी, और यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बन रहा है क्या बन गया, यहाँ पे फिनोल बन गया। कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनोल, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। क्लियर। नाउ अब इसके कंपैरिजन में मैंने क्या कर दिया, इधर देखना, डाई नाइट्रोफोम ले लिया,
डाई नाइट्रो वाला क्लोरोबेंजीन ले लिया तो NaOH की रिएक्शन करवा रहे। कीप इन माइंड, ध्यान देना, यहाँ पे 6 to 8% था, 15% था, लेकिन यहाँ पे हमें एक्वस कंडीशन ही लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर भी देखना, यहाँ पे हमारे 6 to 3 था और प्रेशर हाई था, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कम कर दिया, प्रेशर था ही नहीं, और यहाँ पे टेम्परेचर जी ध्यान देना 368 केल्विन टेम्परेचर है और यहाँ पे प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। ये भी माइल्डर कंडीशन हो गया, बड़े आराम से रिएक्शन कर देता, थोड़ा सा गर्म करते ही NaOH के साथ में, तो ये डाई नाइट्रो डेरिवेटिव बन गया, डाई नाइट्रो फिनोल बन गया। क्लियर? कौन सी पोजीशन वाला? ये हो गया 2 and 4 पोजीशन वाला डाई नाइट्रो फिनोल हो गया। क्लियर? यदि मैं यहाँ पे ट्राई नाइट्रोफोम लेता हूं, ट्राई नाइट्रोफोम लेंगे तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से खींचेगा, चारों, नाइट्रो ग्रुप का नेचर कैसा है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने का नेचर है, तो यहाँ पे ये वाटर के साथ ही रिएक्शन कर लेगा, इंस्टेड ऑफ NaOH, यहाँ ये वाटर के साथ ही रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर भी हमें बहुत कम देना पड़ रहा है और ये कंपाउंड बनाएगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल बोलते हैं, जो दूसरा नाम है पिक्रिक एसिड। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया था कि हेलो एरिन्स लेस रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के हमने रिएक्शन को इजी से इजी बनाते चले गए। नाइट्रो ग्रुप हमने 1 लगाया, थोड़ा इजी हुआ, 2 नाइट्रो ग्रुप लगाया और इजी हो गया, 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, सबसे इजी हो गया, सबसे आसान हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि हम लगाएंगे बेंजीन रिंग पे तो वो ज्यादा एक्टिव होगा, किसके प्रति, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा जल्दी से। तो फ्रेंड्स ध्यान देना, इसको कैसे ये करता है, किस तरह से करता है, इसको हम रेजोनेंस से समझेंगे। रेजोनेंस फ्रेंड्स आपने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन बहुत मुश्किल से देता है, लेस रिएक्टिव होता है, कौन, हेलो एरिन्स, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हमारा हेलो एरिन्स हम जल्दी रिएक्शन देता था। जैसे अभी अपन ने बात कही थी कि नाइट्रो पोजीशन हमने पैरा पोजीशन पे लगा दिया था और यहाँ पे क्लोरीन था, तो यहाँ पे NaOH की रिएक्शन हमें बड़े आसानी से हो गई थी और हमारा इजी रिएक्शन हो रही थी। उस इजी रिएक्शन को समझने के लिए रेजोनेंस कंडीशन है, ये कंडीशन किस तरह का है, पैरा पोजीशन वाला है, पैरा पोजीशन वाला अटैक है। ओके, पैरा पोजीशन का अटैक है, समझना पैरा पोजीशन अटैक कैसे होगा, मतलब क्लोरीन और नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन पे मैंने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, एक्सपेंड करके लिखा हुआ, तो देखना क्लोरीन का नेचर कैसा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुल करने का नेचर है, तो मैंने एरो इधर बनाया है। जैसे एरो इधर बनाया है तो यहाँ पे इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा और इस कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। इस वजह से क्या होगा, ये OH यहाँ पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। जैसे ये कार्बन पे अटैक करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे पहुंच जाएंगे, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पे पहुंचेंगे, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप हो गया और दोनों एक क्लोरीन और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ अटैच हो गया। फ्रेंड्स यहाँ देखना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गया। अब जैसे ही ये कंडीशन बनती है रेजोनेंस शुरू हो जाता है। रेजोनेंस कैसे शुरू होता है देखना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ बॉन्ड पे शिफ्ट होते ही ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गए। सी ध्यान देना, नेगेटिव चार्ज कहाँ आया है, उस कार्बन पे आया है जहां नाइट्रो ग्रुप अटैच है। तो जैसे ही ये कंडीशन बिल्डअप होती है, नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन वहां से इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा और इस बॉन्ड के इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो कीप इन माइंड, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आ गया, इस ऑक्सीजन का पहले से नेगेटिव था, जैसे इधर शिफ्ट हुआ डबल बॉन्ड इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो गया, मतलब बेंजीन वाले कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो गया। जब ऐसी कंडीशन बिल्डअप होती है तो फिर क्या होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज वापस इधर आएगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस बनेगा, डबल बॉन्ड वापस बन गया
और यह वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर बनेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। तो फ्रेंड्स आप देखना यहाँ पे इन चारों स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहां घूम रहा है। नेगेटिव चार्ज पहले इधर घूमा, फिर यहां आया, फिर इधर आया, फिर यहां आया। तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां घूम रहा है। यदि अपन ने यहाँ पे इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाई तो नेगेटिव चार्ज यहां हो रहा है और यहाँ पे इन दोनों पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा है। तो ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जितनी एक समझ लेना, जितनी ज्यादा रेजोनेंस कंडीशन या रेजोनेंस स्टेज होता है वो रिएक्शन या वो इंटरमीडिएट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होने की उम्मीद उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमारे पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस की वजह से हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इमीडिएटली फिर क्या होता है, ये क्लोरीन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, HCl- बाहर निकल जाता है और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, दैट इज आवर पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगाने से हमारा प्रोडक्ट या हमें रिएक्शन इजी क्यों होता है। नाइट्रो ग्रुप उस कार्बन पे सेट है, उस कार्बन पे अटैच्ड है जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसपे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसीलिए क्या करता है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, नेगेटिव चार्ज को नाइट्रो ग्रुप अपने ऊपर एकोमोडेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को यहाँ डिस्पर्स कर रहा है। इसका मतलब वो इंटरमीडिएट स्टेबल होने की उम्मीद ज्यादा है कंपेयर टू अदर। तो जब डिस्पर्स ज्यादा हो गया तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया तो हमारा प्रोडक्ट इजीली बनेगा कंपेयर टू विदाउट नाइट्रो ग्रुप। ओके, हमने देखा कि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप होगा तो अटैक कैसा होगा और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। अब अपन बात करते हैं हम ऑर्थो अटैक की, या ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन होगा तो कैसे होगा। बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, ये वाला नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन है। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पुल करने की कैपेबिलिटी रखेगा तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा इस कार्बन पे और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा। जैसे ये कंडीशन बिल्डअप होती है OH दैट इज द न्यूक्लियोफाइल, हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे, जैसे अटैक करेगा यहाँ पे अपना बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे आ जाएंगे, इस कार्बन पे जिसपे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों ने बॉन्ड बना लिया और नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस कार्बन पे जहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही कंडीशन बिल्डअप होती है यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पुल करता है और इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होते हैं। तो क्या हो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पुल किया, उस पर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो गया और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन क्वाटरनरी कंडीशन में है और जैसे ही कंडीशन बिल्डअप होती है अगेन नेक्स्ट स्टेज आती है, कैसे, वापस से इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से इधर इस बॉन्ड पे शिफ्ट होते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होते हैं। तो क्या होगा, जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज यहां बिल्डअप हो गया और ये वाले दोनों, ये वाले बॉन्ड इधर आएंगे, आएगा तो यहाँ बॉन्ड आ गया, इस नेगेटिव चार्ज के यहाँ आ गया तो डबल बॉन्ड बन गया। इस तरह से ये बन गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे इस बॉन्ड के ये नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप हो गया तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ बिल्डअप हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे देखना, इसका मतलब देखना, यहां से लेके
यहां से लेके इस जगह तक नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट रहता है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट रहता है, नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट रहता है, और एक टाइम पे नाइट्रो ग्रुप भी उस नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर डिस्पर्स करता है। कीप इन माइंड, नाइट्रो ग्रुप अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है, उससे क्या होगा, दैट इंटरमीडिएट कहूंगा या रेजोनेंस फॉर्म कहूंगा, दैट रेजोनेंस फॉर्म विल बी स्टेबल होगा, तो रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा, जल्दी होगा। तो इसलिए इस तरह से हमने इन सभी का हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनाया, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं यहाँ पे, कि इन सब का मिक्सअप कैसा होगा, ये होगा मिक्सअप कैसा, कि इस बेंजीन पे नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज घूमता रहता है, हमने नेगेटिव चार्ज घुमाया, इधर ऊपर की तरफ नहीं घुमाया, और नाइट्रो ग्रुप में नेगेटिव चार्ज यहाँ दोनों पे लगभग ऐसे रहता है। तो उस जैसे ही कंडीशन बिल्डअप होती है, इमीडिएटली क्या होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप। ओके, लिविंग ग्रुप, और हमारा जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पे समझना, बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप की वजह से नेगेटिव चार्ज वहां बिल्डअप हो रहा है जहां पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑर्थो कंडीशन में भी यही हो रहा है, पैरा कंडीशन में भी यही हो रहा है कि नेगेटिव चार्ज वहां एकोमोडेट हो रहा है जहां पे नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप की नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की है। इलेक्ट्रॉन को पुल करने की नेचर की वजह से क्या हो रहा है, वो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर डिस्पर्स कर लेता है। तो डिस्पर्स करने से वो इंटरमीडिएट स्टेबल रहता है, रेजोनेंस वाला, और रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने में आगे मदद करता है। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बनता है। मींस नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? जैसा कि हमने अभी देखा था कि ऑर्थो अटैक हुआ था, पैरा अटैक हुआ था। ऑर्थो एंड पैरा अटैक के टाइम पे हमने रेजोनेंस देखा था। अब बात करते हैं अपन मेटा अटैक की। मेटा अटैक, सी ध्यान देना, मेटा अटैक का मतलब क्लोरो एंड नाइट्रो पोजीशन कहां पे है, मेटा पे है, 1,3 पोजीशन पे है। यहाँ पे नाइट्रो फॉर्म, ये वाला नाइट्रो है जहां पे क्या होगा, और ये वाला क्लोरोफॉर्म है एक दूसरे की 1/3 पोजीशन पे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे किस तरह से होगा, क्लोरीन एज यूजुअल इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होते ही OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अटैक करते ही इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इस कार्बन पे। तो क्या होगा, दो OH अटैच हो गया, डबल इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। क्लियर है? नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट हो जाते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां बिल्डअप होगा नेक्स्ट स्टेज में, और यहां डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मींस डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहां आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, और इस नेगेटिव डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां बिल्डअप होगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और डबल बॉन्ड ये वाला आ गया। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा देखना, इन सभी की अपन यहाँ हाइब्रिड स्ट्रक्चर देख रहे हैं। कीप इन माइंड, जैसा कि हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की में नेगेटिव चार्ज कहां आ रहा था, उस कार्बन पे आ रहा था जहां पे नाइट्रोजन अटैच है, मींस नाइट्रो ग्रुप अटैच है। लेकिन जब मेटा कंडीशन आती है तो हमारे पास एक भी कंडीशन ऐसी नहीं आ रही जहां पे नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे आ रहा हो जहां नाइट्रो ग्रुप अटैच हो रहा हो। ध्यान दीजिएगा, यहां नाइट्रो ग्रुप है, नेक्स्ट स्टेज पे इसको स्किप करके यहां आ गया, मतलब इस नाइट्रो ग्रुप के पास में नेगेटिव चार्ज नहीं आया, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का कोई रोल ही नहीं बन पा रहा। नाइट्रो ग्रुप का रोल कैसे नहीं बन पा रहा कि नाइट्रो ग्रुप नेगेटिव चार्ज को कैसे डिस्पर्स करे, नाइट्रो ग्रुप डिस्पर्स ही नहीं करेगा, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप का रोल ही प्ले नहीं हो पा रहा। इस वजह से यहाँ पे ये वाला हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है।
हाइब्रिड स्ट्रक्चर जैसे ही बनता है इमीडिएटली ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन यहां से पिक करता है और Cl माइनस बाहर निकल जाता है और हमारा ये प्रोडक्ट बनता है। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का रोल ज्यादा प्ले नहीं हो पाता, जबकि ऑर्थो हमने देखा था कि पैरा पोजीशन एंड ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो रहा था, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज को वो क्या कर रहा था, डिस्पर्स कर रहा था। इसका मतलब वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहा था, इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर रहा था, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था, जिसकी वजह से रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप का कोई रोल नहीं है। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा होगा, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा है। यदि नाइट्रो ग्रुप, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यदि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे होगा तो वो रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगा। कौन सी रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, हमें यदि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड कराना है, किसकी रिएक्शन को, हेलो एरिन की बात कर रहे हैं, तो हमें ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्शन को प्रमोट करेंगे। मेटा पोजीशन वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्शन को प्रमोट नहीं करेगा, मींस एक्टिवेट नहीं करेगा, जबकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्टिवेट करेंगे या प्रमोट करेंगे। ओके, जैसा कि आपने देखा था कि हेलो एरिन्स ने अपनी रिएक्शन दी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो थी स्पेसिफिक हेलो एरिन्स की, लेकिन हेलो एरिन में एरिन भी होता है, इसका मतलब बेंजीन भी होता है। बेंजीन होने की वजह से इसमें क्या है कि वो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देगा। कौन सी देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दूसरी तरह वाली रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखते हैं वन बाय वन इसको। इसका नाम हम एज ए प्रोटोटाइप ले लेते हैं। प्रोटोटाइप हमारा ड्रग, हमारा मॉलिक्यूल हो गया क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे, देखना क्लोरीन की रिएक्शन FeCl3 की प्रेजेंस में होगा, दैट इज एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म होगा कि क्लोरो ग्रुप है, वो उसकी दो नेचर है, एक तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है और दूसरी डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन में हम यदि बेंजीन और क्लोरोबेंजीन की बात करते हैं तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो होगी, बेंजीन की रिएक्शन जल्दी फास्ट होगा, इसलिए ये डीएक्टिवेट करता है फॉर व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसका मतलब जो अटैक होने वाला इलेक्ट्रोफाइल का, वो अटैक कहां होगा, या तो ऑर्थो पे होगा या पैरा पोजीशन पे होगा। तो देखना यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाया है अपन ने, वो सारे का सारे प्रोडक्ट कौन से हैं, या तो हमारे पास पैरा पोजीशन वाला है या ऑर्थो पोजीशन वाला है। देखना यहाँ पे क्लोरीन हमने लिखा, लेकिन ये वाला पैरा है और ये वाला ऑर्थो है। तो यहाँ पे जो पैरा पोजीशन वाला है, पैरा प्रोडक्ट है, वो पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। मेजर प्रोडक्ट क्यों होगा, वाई मेजर प्रोडक्ट इसलिए होगा क्योंकि पैरा पोजीशन पे कारण क्या है कि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं रहती, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, यहाँ पे यदि अटैक करता है क्लोरीन तो यहाँ पे पास वाला क्लोरीन रिपल्सन इफेक्ट देता है, और यहाँ पे अटैक करता है तो क्लोरीन बहुत दूर है, इजी अटैक होता है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट पैरा पोजीशन है और ऑर्थो पोजीशन वाला क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ये हमारे माइनर प्रोडक्ट है। क्लियर, तो पैरा पोजीशन पे स्टेरिक इंडेक्स लेस होता है, इसलिए अटैक क्या होता है, यहाँ पे अटैक प्रीफर होता है। क्लियर, अटैक प्रीफर होगा तो मेजर प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ओके, नाउ अब देखना आप नेक्स्ट, तो हमारा ये वाला रिएक्शन क्या हो गया, हेलोजिनेशन कह सकते हैं, या आप इसको कह सकते हैं क्लोरीनेशन कह सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, जब बेंजीन की रिएक्शन हम
कंसंट्रेट HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं तो वो हमारी रिएक्शन हो जाती है नाइट्रेशन रिएक्शन हो जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा पैरा पोजीशन पे एंड ऑर्थो पोजीशन पे। सिमिलरली हम कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे ओलियन वाला, तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे SO3H एंड ऑर्थो पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन ओके। नेक्स्ट आता है हमारा CH3Cl, मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करान इन प्रेजेंस ऑफ AlCH3, मतलब लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो पैरा पोजीशन में मिथाइल ग्रुप और ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, तो इसको बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। और ये वाला कौन सा रिएक्शन होगा, स्पेशली CH3Cl वाला, ये हो गया एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्लियर। यदि मैं CH3COCl लेता हूं तो COCH3 अटैच हो जाता है, और इस रिएक्शन को अगेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये भी होगी, लेकिन ये हमारी कौन सी होगी, एसाइलेशन रिएक्शन। ओके, क्योंकि यहाँ पे एसाइल मोइटी अटैच होता है। फ्रेंड्स ये है हमारा कौन सा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसकी, हेलो एरिन की, जो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में, क्योंकि हैलोजन बेंजीन पे जैसे ही अटैच होता है तो क्या होगा, वहां पे लेस रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा उसका डीएक्टिवेशन होगा, बट आल्सो इट एक्टिवेट और इट डायरेक्ट एट द अटैक ऑन ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ओके, ये है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एरिन्स। ओके, हेलो एरिन की दो तरह की रिएक्शन देखी। एक तो रिएक्शन देखी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हेलो की वजह से, हेलोजन की वजह से हो रही थी। दूसरी देखी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमें एरिन की वजह से या बेंजीन की वजह से हो रही थी। इसके अलावा हम कंबाइंडली रिएक्शन देखते हैं, मिसलेनियस रिएक्शन, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, मिसलेनियस रिएक्शन। मिसलेनियस रिएक्शन बेसिकली किससे होती है, जनरली अपन मेटल से रिएक्शन करवाते हैं। देखना मेटल से रिलेटेड कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। पहला रिएक्शन है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में हम, ये हमारा हेलो एरिन है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ओके, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं। इन किसकी रिएक्शन के साथ में, एल्काइल हैलाइड के साथ में। इसको मैं एल्काइल हैलाइड जनरल नाम दूंगा, वैसे इसका नाम क्या हो गया, ब्रोमोएथेन हो गया। जब भी हम सोडियम मेटल के साथ करवाते रिएक्शन तो हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसको रिफ्लक्स करते हैं, और हमें जो मिलता है बेंजीन पे जो एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है वो अटैच हो जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखना इस तरह से ये दो बाहर एज ए NaBr बाहर निकल जाता है, NaBr दो मॉलिक्यूल, और ये ऐसा कैसा अटैच हो जाता है, हमें मिलता है एरा एल्काइल मोइटी मिलता है। ओके, तो बेंजीन पे हमें एल्काइल ग्रुप जब भी जोड़ना होता है तो हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, व्हेन हेलो एरिन्स आर treated with alkyl halide with and sodium, then ara alkyls are formed known as Woods fitting reaction। क्लियर। अब नेक्स्ट यदि हम ऐसा ही नेक्स्ट आता है सोडियम के साथ में रिएक्शन, अगेन सोडियम के साथ में रिएक्शन, ये भी सोडियम के साथ में रिएक्शन था, फाइन। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, और वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करेगा, दो सोडियम, वही रिएक्शन होगा, ड्राई ईथर होगा और थोड़ा सा रिफ्लक्स करना पड़ेगा, वही NaCl बाहर निकल जाएगा, दो NaCl, और यहाँ पे दो बेंजीन आपस में अटैच हो गई, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल। ओके, बाइफिनाइल। तो हमें दो बेंजीन को आपस में अटैच करना है, तो सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो एराइल हैलाइड के साथ में, उस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्लियर है फ्रेंड्स, फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट आता है उल्मान बाई एराइल सिंथेसिस। ये फिटिक रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। यहाँ पे हम हेलोजन आयोडीन लेना पड़ता है हमें, और यहाँ पे सोडियम की जगह हमें कॉपर लेना पड़ता है। यू से याद रखना Cu,
क्लियर है? आपको याद रखने की बता रहा हूं। CU उलमान बाई एराइल, उलमान बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। उलमान बाई एराइल सिंथेसिस, बाई एराइल मतलब बाईफिनाइल हो गया, यहाँ पे बाईफिनाइल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्लियर है? बाईफिनाइल है, यहाँ पे कॉपर आयोडाइड बाहर निकल जाता है इस तरह से दो, और ये हमारा बाई एराइल बन गया, इसको बोलते हैं उलमान बाई एराइल सिंथेसिस। क्लियर है फ्रेंड्स? ये होगी नेम रिएक्शन। अब अपन आगे चलते हैं, यहाँ पे हमने दो तो सोडियम के साथ रिएक्शन कराई, एक हमने कॉपर के साथ रिएक्शन कराई, ठीक है। अब हमने अगेन मैग्नीशियम पे आ जाओ, मैग्नीशियम अगेन ड्राई ईथर की बात करेंगे यहाँ पे, और ड्राई ईथर की बात करेंगे तो हेलो एरिन की रिएक्शन ड्राई ईथर के साथ कराएंगे, इसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड वाला सॉल्ट बन जाएगा जिसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, नेक्स्ट यदि हम लिथियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम का अटैचमेंट हो जाएगा किसके साथ में? बेंजीन के साथ में, और लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा तो लिथियम बेंजीन मिल जाएगा हमें। क्या नाम हो गया? लिथियम बेंजीन। ओके, और यदि हम एराइल हैलाइड का रिडक्शन करना चाहें निकल और एलॉय की प्रेजेंस में, NaOH डालते हैं तो यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन मिलता है, नेसेंट हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देता है, हमें बेंजीन फ्री मिल जाता है, बेंजीन फ्री मिल जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। फ्रेंड्स, हमने इस तरह से मिसलेनियस रिएक्शन देखी जो हेलो एरिन्स की होती है। इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? पहला हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, दूसरा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा, तीसरा हमने ये क्या देखा कि मिसलेनियस रिएक्शन देखा। फ्रेंड्स, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करें, ताकि अपने फ्रेंड सर्कल को भी अच्छे से अच्छा वीडियो देखने को मिले और लेक्चर सुनने को मिले। और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपका जब तक अच्छा समझ में नहीं आएगा तब तो वही मेरा मोटो रहेगा, आपको पढ़ाने का मोटो रहेगा। थैंक यू वेरी मच। आपने पूरा वीडियो लेक्चर देखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू।